बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम बजट 2023-2024 के हवाले से, और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे डायरेक्टर न्यूज़ मोहम्मद उस्मान साहब, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे एंकर पर्सन फ़वाद अहमद साहब। और आज के मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं वज़ीर ममलकत जनाब इशफ़ाक़ तौला साहब। मुल्क के मारूफ हमारे इक़्तिसादियात हैं। बजट आज पेश हुआ। बजट के हवाले से हमेशा से पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा रुझान पाया जाता है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि शायद अवाम को ट्रस्ट नहीं होता इतना जब हुकूमत बजट पेश करती है, क्योंकि इसे एदाद शुमार का गोरख धंधा भी कहा जाता है। कहा कुछ जाता है, अमल कुछ और होता है। ये कई सालों से हमारे यहाँ ये रवैया बन चुका है। इसलिए जब बजट पेश होता है, हुकूमत बजट की खसूसियात गिनवा रही होती है, अपोजिशन उस पर तनकीद कर रही होती है, और आम आदमी भी सवाल करता है कि जिसे टैक्स फ्री बजट कहा जाता है, क्या वाकई टैक्स फ्री होता है? और जो फैसले किए जाते हैं बजट के अंदर, जो ऐलानात किए जाते हैं, उस पर अमल दरामद किस हद तक होता है? मजमूई तौर पर अगर देखा जाए, इस बजट के अंदर दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं। पहली बात कि सरकारी मुलाजमीन जो बड़े अरसे से इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी, उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफा एक बड़ी अहम बजट के हवाले से पेशरफ्त है। IT सेक्टर पाकिस्तान हमेशा तनकीद की जद में रहा है, पाकिस्तानी हुकूमतें, कि हम अगर IT सेक्टर के अंदर बेहतर मनसूबाबंदी करते तो हम जो है अपने एक हमसाया मुल्क जो हमसे बहुत आगे जा चुका है, उसके से कदरे अगर पीछे भी होते, आधे पीछे भी होते, तो आज पाकिस्तान को ना कर्ज लेने पड़ते, ना मुल्की मैशत इतनी दबाव का शिकार होती। फिर साथ ही साथ गैर मुल्की सरमायाकारी और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से भी बहुत से सवालात उठते रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी करें, किस सेक्टर में करें? तो उन्हें अगर प्रॉपर्टी सेक्टर में सरमायाकारी करनी है, तो उन्हें अगर टैक्स में छूट मिलती है, तो उसका कितना फ़ायदा हो सकेगा? एनर्जी क्राइसिस हमेशा से हमारा बड़ा मसला रहा है। कोशिश की हुकूमतों ने कि हमें सोलर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इस जो है शोबे के अंदर भी हुकूमत की तरफ से मराहत जो हैं वो खातिर खा फ़ायदे का सबब बन सकती हैं। लेकिन अगर टैक्स फ्री बजट होगा, फिर हुकूमत की आमदन कैसे होगी? जो टैक्स हमने वापस लौटाने हैं, जो कर्ज़े, वो कर्ज़े कैसे वापस लौटा पाएंगे? इसी में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इशफ़ाक़ तौला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। इशफ़ाक़ तौला साहब, मजमूई तौर पे बजट पे आपका तबसरा चाहेंगे। आज अब सारा दिन टेलीविज़न चैनल्स पर आपकी बातें अब आपने सुनी बजट के हवाले से। टैक्स फ्री बजट वाकई टैक्स फ्री बजट है? और अगर टैक्स फ्री बजट है, तो हम अपने कर्ज़े वापस कैसे करेंगे? हुकूमत ने तो जो पैसे इकट्ठे करने हैं, वो टैक्सों से हासिल करने हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नसरुल्लाह साहब। ये टैक्स फ्री बजट तो कहीं से भी नहीं है, और किसी ने दावा भी नहीं किया मेरा ख्याल है, और कर भी नहीं सकते, क्योंकि टैक्स फ्री बजट का मतलब होता है ना आप कोई नया टैक्स लगाएं, ना आप किसी टैक्स की रेट में यानी कि आप फ़र्क करें, ना कोई ऐसी तजावीज़ रखें कि जहाँ पर कहीं से कोई नई टैक्सेशन ना हो रही हो। तो ये तीनों चीज़ें इसमें हैं, और मेरा ख्याल है इसके बगैर टैक्सेस लग ही नहीं, बजट बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। आपकी आमदन उस स्पीड से इंक्रीज नहीं करी जिस स्पीड से होनी चाहिए। तो टैक्सेस तो लगाने पड़ेंगे। हाँ, हमारे टैक्सेस में ये देखना पड़ता है हमें कि क्या हम इक्विटी क्रिएट कर पा रहे हैं कि जिन पे ज़्यादा टैक्सेस लगने चाहिए उन पे लग रहे हैं, और जिन पे नहीं लगने चाहिए उन पे कम लगने चाहिए, या नहीं लगने चाहिए उन पे कम लगें या ना लगें। तो मेरा ख्याल है इस मतलब जो सुपर टैक्स का कॉन्सेप्ट हम जो जिस तरीके से रिवाइज किया है हमने इसको, वो एक जी जी। अच्छी दलील होगी इस बात की अक्कासी करने के लिए कि जी कि हमने कोशिश ये की है कि एक इक्विटी क्रिएट की जानी चाहिए सिस्टम के अंदर। जी दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक और हमने इंट्रोड्यूस किया है विंडफॉल गेन के ऊपर, सेक्शन 99D, जो इस मतलब हमने नया एक सेक्शन दिया है। जी जी। तीसरा आपने देखा होगा कि इनकम जब आपकी इंक्रीज होती है, जब आपकी मईशत का पहिया चलता है, क्योंकि बिल्कुल ठीक। ये मेरा ईमान है कि टैक्सेशन कैन नॉट ड्राइव द इकोनॉमी, इकोनॉमी कैन ड्राइव द टैक्सेशन। ठीक है ठीक। ना? कि इकोनॉमी चलेगी तो टैक्स आएगा, ये नहीं हो सकता कि टैक्स मिलेगा तो इकोनॉमी चलेगी। तो अगर आपने देखा होगा काफ़ी खाम माल की ड्यूटियों में काफ़ी तब्दीली रद्दो बदल नीचे की तरफ लेके गए। इस तरीके से जैसे आपने कहा सोलर, तो सोलर में भी अगर हम ये कहते हैं अगर कोई यहाँ पर असेंबल करना चाह रहा है, इन्वर्टर की मशीनरी मंगानी है, प्लेटों को सही से अगर आपने यहाँ बनाना है और मंगाना है, तो इसके लिए भी बड़ी मराहतें दी गई हैं। इस ठीक। तरीके से काफ़ी और मराहतें हैं जो मेरा ख्याल है आपको मिल जाएंगी इस बजट के अंदर।
तो बाय एंड लार्ज इस बजट में एक चीज़ का ख्याल रखा गया है कि कोशिश ये की गई है कि कोई बोझ टैक्सों का उन पे ना डाला जाए कि जिन पे अगर टैक्स का बोझ लादने से उनके कंधे झुक जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। और आपको पता है कि जिस तरीके से हम IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो कुछ हम कदगने होती हैं हमारे पर, उन कदगनों को भी देखना पड़ता है। उन कदगनों को देखते हुए ये हमने अपने इन चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन तो दौलत साहब, मैं ये क्या हम समझता नाराज हूँ नहीं कि कर लेंगे IMF ऑब्वियसली को? बात, क्या हम नाराज नहीं कर लेंगे IMF को? क्यों, क्योंकि किस अभी बात पे तक नाराज हूँ? यानी कुछ ऐसी जो चीज़ें जो IMF नहीं चाहता था, 11 खरब 50 अरब रुपए के मतलब डेवलपमेंट फंड, हमें डेवलपमेंट फंड के हवाले से कहा जा रहा था कि हम अपने डेवलपमेंट फंड को और नॉन डेवलपमेंट फंड को भी हम देखें, इसका जायज़ा लें। फिर अगर पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास तो इतना डेवलपमेंट फंड रखना दुरुस्त है? नहीं, 1 खरब का है ना। देखिए मेरी बात सुने, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लास्ट ईयर 3 दफ़ा हमें PSDP के कटौती करनी पड़ी थी, ठीक है ना। तो आप एम तो करें ना, अगर आपकी PSDP होगा और चलेगा तो आपकी मईशत में अफरात ज़र कम होता है। जब आपका अफरात ज़र कम होता है और अगर आप लोकल बोरोइंग नहीं लेते तो आपको 1 परसेंटेज पॉइंट पे 350 से 400 अरब रुपए की सेविंग होती है। अगर आप पॉलिसी रेट इंक्रीज करते हैं तो आपको 400 बिलियन रुपीस पर परसेंटेज पॉइंट देना पड़ता है, और अगर आप नहीं करते तो आपको इतनी घटाएंगे तो उसकी कम होगी। तो इस वक्त हम घटा तो नहीं सकते, मगर ना बढ़े ये कोशिश हम करेंगे। दूसरी तरफ आप ये अगर देखेंगे ना कि ये बजट आपका अगर जारी और सारी रहेगा और आपकी पॉलिसीज आएंगी, देखें आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इस वक्त जो बजट के खसारे हुए हैं और इसलिए हुए हैं कि आपका सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट का है। तो इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर 7.3 खरब है, और अगर आप देखेंगे तो 9.2 खरब की टोटल हमारे पास टैक्स रेवेन्यू जो हम टारगेट करें, अल्लाह करेगा इतने उससे ज़्यादा भी हों, मगर हो सकता है इससे कम भी हों। बायोइंसी ऑफ द इकोनॉमी को हमें देखना पड़ेगा। अब अगर हम ये सब नहीं करते और जारी अखराजात या इन चीज़ों पे अगर तवज्जो ना दें तो हम स्टैगफ्लेशन जमूत का शिकार हो सकते हैं। तो उससे भी हमें बचना है। मईशत का पहिया चलता रहेगा तो पूरी कौम चलेगी। IMF का अगर कोई एतराज़ होगा तो IMF मेरा ख्याल है इन चीज़ों पे कोई एतराज़ नहीं करेगा। और अगर डायरेक्ट सब्सिडी भी हमने दी है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड के हिसाब से 430 अरब हमने रखे, तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत अच्छा एक अमाउंट आपने स्टेप लिया जिससे IMF खुश होगा। ठीक है उस्मान साहब, अगर आप भी तौलत साहब से कुछ सवाल करना चाहें, फिर फवाद अहमद साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब तौला साहब, मसला तो हमारा यही है कि हमने अपने लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाना है। एक तो उनकी शिकायत ये होती है, जब लास्ट हुकूमत ने 50,000 रुपये पे शनाख्ती कार्ड का वाला काम शुरू किया तो एक कोहराम मच गया था, एक मसाइल खड़े हो गए थे। अब हमने नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट के अंदर लाने के लिए इकदाम और उन पर नया टैक्स आयद किया गया है कि 0.6% जो है 50,000 रुपये से ज़ायद निकलवाने वालों पर आयद होगा। तो क्या नॉन फाइलर्स के ऊपर की जाने वाली सख्ती से हम अपने अहदाफ हासिल कर पाएंगे? देखिए बात यह है कि पहले के रिजीम में और अब के रिजीम में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अब आपकी ऑटोमेशन इम्प्रूव हुई है, और जब इम्प्रूव होती है, और एक आपको पता है टैक्स का हमारा बैंकों से लेजिस्लेशन चल रहा, लिटिगेशन चल रही थी कि जी आप इनसे नहीं ले सकते, और इस पर हमारी काफ़ी रुकावटें थीं। वो रुकावटें 2 या 3 साल पहले अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो बैंकों से हम अपना डेटा इनका ले सकते हैं, और उस डेटा के हिसाब से अगर हमारे पास आती है शनाख्ती कार्ड तो बिकॉज के हर अकाउंट होल्डर का होता है, और अगर हमें मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि आपको उसमें काफ़ी वसअत मिल सकती है टैक्स नेट के अंदर। मगर चैलेंज ये नहीं होता, चैलेंज ये होता है कि आप जो एक मरतबा टैक्स नेट में आए उसको टैक्स नेट में रखें। नेट फटनी नहीं चाहिए कि वो नया आप लेके आ रहे हो पुराने निकल रहे हो, तो इसका फिर फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो मेन टैक्स नेट में बढ़ाने से बेहतर ये है कि पुराने जो हैं उनको भी टैक्स नेट में लाएं, और नए जो आ रहे हैं उनको संभाल के रखें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप 10 लाख बना लेंगे, देखें बहुत सारा क्या हुआ कि पिछले सालों में कुछ मरातें फाइलर नॉन फाइलर की या ATL नॉन ATL की हमने की, तो लोग फाइल तो कर देते थे और बाद में फिर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो कोई पकड़ने वाला नहीं होता। तो इस मरतबा ये कोशिश की गई है कि ऐसे लोग जो कि रिटर्न फाइल नहीं करेंगे उनको भी पकड़ा जाएगा। ठीक है फवाद अहमद साहब, नाउ इट्स योर टर्न।
तोला साहब ये फरमाइएगा कि करेंसी के हवाले से जो हम देख रहे थे कि पाकिस्तान में कुछ कानून साजी की बात की गई है इस बजट के अंदर, कि आप एक लिमिट तक करेंसी जो है वो अपने पास ज़ख़ीरा कर सकेंगे। बहुत सारी स्पेकुलेशन भी थी। उसमें क्या कानून साजी हुई है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, उसका फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या पाकिस्तान में लोगों के पास, इसहाक डार साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि सोना और करेंसी के अंदर सेविंग्स करना छोड़ दें, ये फ़ायदेमंद नहीं है। तो हुकूमत कोई मुतबादिल भी देगी, ये दोनों तीनों चीज़ों को किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, वो जो सिर्फ एक ही चेंज आई है जो फाइनेंस बिल में आपको मिलेगी, वो ये थी कि आपको फवाद याद होगा कि 4-5 साल पहले आपका जो लिमिट था 1 करोड़ रुपए का था। पहले, इससे पहले लिमिटलेस था, जितना भी आप लाते थे बैंकिंग चैनल से आता है, और उसमें कोई FATF की या IMF की मेरा ख्याल है कोई कदगन नहीं हो सकती। वो ये था कि आप जो भी पैसा लेके आते थे और यहाँ आप इन्वेस्ट करते थे तो उसको आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाता था। तो फिर जाहिर बात है टैक्स पेयर ने काफ़ी शोर मचाया कि जी कि ये आप एमनेस्टी देते हैं। तो कोशिश ये की गई थी फिर कि इसकी लिमिट कर लें। तो मेरा ख्याल है 1 करोड़ रुपए की हमारी लिमिट थी। जब 1 करोड़ रुपए की लिमिट थी, उस वक्त डॉलर आपका था 104 रुपए का, और उसमें अगर मैं डॉलर की ट्रांसलेशन करता था तो वो हो जाती थी $98,000 के ऊपर हो जाते थे। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता उस लिमिट को हमने 2021 में मेरा ख्याल है कम करके 50 लाख कर दिया। जब हमने 50 लाख किया और डीवैल्यूएशन होने के बाद आज ये 17-18 हज़ार या 18,500 रुपये आ गई है। अच्छा, आपकी अब 17-18 हज़ार रुपये जो बाहर से लोग अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, उनके लिए इट्स अ पीनट। सो उनकी रिक्वेस्ट थी, और क्योंकि हमारे साथ काफ़ी एसोसिएशंस आई थी, चेंबर्स आए थे, वो ये कहते थे कि लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर में, और वो चाह रहे हैं कि जैसे लास्ट ईयर जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम था, उसमें $6.5 अरब मेरे हिसाब से 2 सालों में आए हैं। तो अगर जाहिर बात है, अगर डिमांड है और अगर हम उनको अकोमोडेट नहीं करेंगे, हम रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू कर रहे थे पहले, मगर अब वो अकाउंट हमें मेरा ख्याल है इतना इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि दुनिया में इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ गए। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस तरीके से हम अपने डॉलर्स अट्रैक्ट करें और जो मार्केट पे जो प्रेशर है वो कम से कम होता जाए। और अगर ये मेरा ख्याल है आबाद वाले गए थे, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, लंदन में, तो लोगों ने काफ़ी डिमांड की है कि यार हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और हमारे रिश्तेदार काफ़ी हैं, हम उनको भी सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि वो अपने पाँव पे खड़े हों, और उनको हम यहाँ से डॉलर भेजते हैं। वो भले रुपये में इंडस्ट्री लगाएं, छोटी कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज लगाएं। इसी वजह से आपने देखा होगा आज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन में भी हमने चेंज की है, और अमाउंट जो था 250 मिलियन था, उसको 800 मिलियन कर दिया, जो कि SCCP और स्टेट बैंक की डेफिनेशन के हिसाब से है। तो मैं ये समझता हूँ कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको अपनी इकोनॉमी की बायोंसी के लिए करने पड़ेंगे, और अगर वही पैसा आता है डॉलर का आपके पास, तो आपकी मार्केट का प्रेशर भी कम होगा, आपके रीपेमेंट प्रेशर्स भी कम होंगे, और मेरा ख्याल है IMF को तो खुश होना चाहिए कि अगर आपके डॉलर रिजर्व्स बढ़ते हैं और अगर आपकी डिपेंडेंसी बाहर पे ना हो और इंटरनली आपके पास हो, तो मेरा ख्याल है ये तो विन विन फॉर एवरीवन है। हाँ, जहाँ तक रहा सवाल टैक्सेशन का, तो वो तो फर्स्ट टाइम जब आएगी और आपके रिकॉर्ड पे जब आ जाती है, इसके बाद अगले साल से तो आपको टैक्स देना है। और अगर आज कोई इकोनॉमी में अगर कोई समझता है, बिलफर्ज अगर कोई ये समझता है कि ये पैसा यहीं से जा रहा है वापस आ रहा है, तो ये तो वन टाइम हो सकता है। और आपको भी पता है कि दुनिया में हवाला हुंडी करना अब इतना आसान नहीं है जो इतना पहले हुआ करता था। और अभी भी मैं ये समझता हूँ कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए, जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट है जिसपे हम दुनिया में अभी 12-12.5% रेट मांग रहे हैं, 7% हमारा था, तो वो अब नहीं दे पा रहे, वो उनकी अट्रैक्शन नहीं रही। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर है कि हम हॉट मनी के थ्रू लेके आए, ये रास्ते ज़्यादा अच्छे। ठीक है, तोला साहब आपकी मसरूफियत बड़ी है। आज 2 चीज़ों के आपसे जवाब चाहेंगे क्विकली। पहली बात तो ये कि इस वक्त जो अपोजिशन है वो मुसलसल कह रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुका है, डिफ़ॉल्ट कर चुका है या डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। दूसरा एक जनरलाइज किस्म का परसेप्शन है कि महंगाई तो नहीं रुकेगी। इस पर कमेंट करेंगे आप? देखिए, 2 चीज़ें आपने अलग अलग पूछी हैं। एक तो आपने पूछा पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट करेगा। मैं नहीं समझता, जहाँ तक मेरी अक्ल दानिश कहती है और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस इकॉनमी को, जहाँ पर 85 to 90% डेट जो G2G होता है या मल्टीलेटरल एजेंसीज का होता है,
वो डिफ़ॉल्ट नहीं करते। डिफ़ॉल्ट आपका होता है जब प्राइवेट डेट के ऊपर आप रीपेमेंट ना कर सकें। आपने देखा होगा कि ये मेरा ख्याल है एक्सपर्ट्स हमेशा कहते थे कि जी ये इंशाअल्लाह ताला आपकी ये, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, ये वर्ड भी मैंने गलत यूज़ कर लिया होगा शायद। वो कहते थे कि जी अब गया, अब डिफ़ॉल्ट हो रहा है, अगले महीने हो जाएगा। और बड़ी बड़ी यानी कि कोई कह रहा था कि 60% इन्फ्लेशन 60% इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ अंदाजे थे। और वैसे भी इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स है ना, कोई साइंस नहीं है, ये भी आर्ट है। तो मैंने भी दिसंबर 11 को एक आर्टिकल लिखा था कि रिटोरिक्स ऑफ डिफ़ॉल्ट द डेविल इज इन द फिगर्स। तो हमने कहा कि कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा था। वो आर्टिकल आप अगर पढ़ लें, अपने नाज़रीन को दिखा देंगे तो आपको ज़्यादा फेयर आइडिया हो जाएगा। मैं समझता हूँ दूसरा आपने कहा महंगाई। तो महंगाई की दो वजूहत हैं हमारे पास। मैं इस बात से खौफ खाता हूँ कि कहीं स्टेगफ्लेशन में ना चली जाए, यानी जमूत का शिकार ना हो जाए। स्टेगफ्लेशन ये होता है कि आपकी यानी कि इन्फ्लेशन में इजाफा होता है और ग्रोथ आपकी या तो बहुत मिनिमम हो या नेगेटिव हो जाए। और अगर ये स्टैगफ्लेशन 2 साल चलता रहता है तो वो रिसेशन हो जाता है। तो अभी आप समझ लें थोड़ा हाइपर इन्फ्लेशन में हम आ गए थे। उस मोड से निकलने के लिए हमें 2-3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप तो ये आपका कि आपके इंटरेस्ट रेट को, आपको या पॉलिसी रेट को लोअर लाना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है आपकी कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा आपको। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको स्टेबल हुकूमत आपको चाहिए होगी और स्टेबल करेंसी चाहिए। ये 2-3 फैक्टर पाकिस्तान की इकॉनमी, जिसमें बहुत बड़ा एक दारोमदार पैरेलल इकॉनमी पे भी चलता है, उसका एक खासा है। और वो ये है कि अगर आप लोअर इनकम रेट, टैक्स रेट, लोअर आपका जो इंटरेस्ट रेट और मैनेज पैरिटी के साथ चलेंगे तो आपकी मईशत इंशाअल्लाह कभी मार नहीं खाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक तौर हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद इसका भी जायज़ा लेंगे कि दिफाई बजट में भी इजाफा, फिर कुछ फ़नकारों और साफ़ियों के लिए कुछ रिलीफ, कुछ उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसियों का ऐलान, और साथ ही साथ महंगाई का जो तखमीना और जो GDP की शरह मुकर्रर की गई है, इस पर हम किस हद तक पूरे कर पाएंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। आज का खुसूसी प्रोग्राम और मेरे साथ मौजूद हैं फवाद अहमद और मोहम्मद इस्मान। इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में सुनील सरफराज माई साहब ने, पाक व्हील्स के CEO हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से उनकी लोग उनके रहनुमाई भी उनसे लेते हैं और रोज़ाना देखते हैं उनको सोशल मीडिया पर भी कि इस वक्त गाड़ियों की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं, कम कितनी हो रही हैं, कौन सी गाड़ी अच्छी मार्केट में आ रही है। माई साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। माई साहब ये बताइएगा, बजट को आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कैसा देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया सर बुलाने के लिए। चौसा मसला ये है कि ऑटो इंडस्ट्री के लिए अगर बजट की हम बात करें, ओवरऑल मेरे ख्याल से ना बुरा है ना अच्छा है। अच्छी बात ये है कि जो पॉलिसीज आती थी, जो ऑटो पॉलिसी 2016 में आई जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, फिर 2021 में आई जब खान साहब की गवर्नमेंट थी, और अभी भी जो बजट आ रहा है तो एक ही पॉलिसी जो है इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ ऑटोमेटिव गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है पूरी, उसके लिए पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नजर आती है, जो कि एक अच्छी चीज है। बाकी 2-3 चीजें जो कि आ रही थी सुनने में कि जो आपके पास विदहोल्डिंग टैक्स है वो अभी इंजन सीसी के लिहाज से है, तो अगर दो गाड़ियां 2000 सीसी की और उनकी प्राइस फर्क है तो विदहोल्डिंग सेम था। तो एक सुनने में आया था कि जो विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो वैल्यूएशन ऑफ गाड़ी के साथ रिलेट करेंगे, या कैपिटल वैल्यू टैक्स CVT जो है वो 1% लगा दिया जाएगा, जो कि अभी तक 1300 सीसी प्लस गाड़ियों पे उससे नीचे भी लगाया जाएगा। बट मैं जो बजट तकरीर सुन रहा था या फाइनेंस असेंबली देता उसमें मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली। सिर्फ एक चीज मिली जो कि इंपोर्टेड गाड़ियां थी, जो कि पाकिस्तान समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्कीम है ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस TR या गिफ्ट उसके तहत आती हैं। उस पे उन्होंने 2 रूल से उनकी जो वैल्यूएशन होती है, फिर वैल्यूएशन के लिहाज से ड्यूटी कैलकुलेट होती है ना, तो जो एशियन ओरिजिन की गाड़ियां जो कि जापानीज गाड़ियां होती हैं उनमें 1800 सीसी तक जो है ना वो फिक्स वैल्यूएशन पे थी कि 1000 सीसी की ये वैल्यू है, 1300 की ये है, 1500 की ये है, 1800 की ये है। और 1800 से ऊपर वो MSRP के ऊपर आती थी, जो उसकी रिटेल प्राइस वो ग्रीन वेबसाइट से निकाल के फिर उसकी वैल्यूएट करते थे। तो जो कैप है ड्यूटी का वो उन्होंने पहले 1800 पे था, वो 1300 ले गए हैं। 1300 सीसी तक फिक्स्ड है और 1300 सीसी ऊपर MSRP के ऊपर आएगी। इफेक्टिवली ये होगा कि 1300 से 1800 सीसी के दरमियान इंपोर्टेड गाड़ी जो है वो थोड़ी सी और महंगी हो जाएगी। जी फवाद, अगर एक सवाल मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप मुझे समझा सकें कि जिस तरीके से हमने देखा है कि वो गाड़ियाँ जो पहले 20-20, 25-25 लाख रुपए की थी आज से 4-5 साल पहले, वो 1-1 करोड़ रुपए, सवा-सवा करोड़ रुपए तक चली गई हैं। और जब आप किसी से बात करें, आप किसी बड़े मोटर, मैं नाम किसी का नहीं लेता, ऐसी
वो तनकीद की बात हो जाती है। तो सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ जो वो सप्लाई करते हैं, मैं करोड़ करोड़ रुपए के अंदर, आप उससे पूछे तो वो हर चीज़ को डॉलर से मुंसलिक कर देते हैं। और इस महीने तो पता लगा, इस साल पता लगा कि जी कुछ बड़ी कंपनियों ने ये भी अनाउंस किया कि हमें बहुत नुकसान हो गया है। तो क्या हकीकत में सूरत हाल आपको यही लगती है? सर देखिए, अगर आप किसी भी गाड़ी की प्राइस देखेंगे ना, तो आपको ये चीज नजर आएगी कि अगर आप जो करोड़ रुपए की गाड़ी कह रहे हैं ना, तो उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो टैक्सेस हैं वो मिला के तकरीबन तकरीबन द रीच अप टू 40%। रीजन क्या है? आपको जो गाड़ी पहले 25 लाख में मिलती थी, उस पे जो जीएसटी था वो पहले जो है 17% था, फिर वो 25% हो गया, फिर उसके ऊपर सीवीटी नहीं था, फिर उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स नहीं था, फिर उसके ऊपर जो इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटी थी उसके अंदर कई आपको जो है ना क्लॉजेस थे जिसमें बचत थी, बट अब वो सब कुछ नहीं है। तो इम्पैक्ट होके वो एक तो वो ज्यादा है, फिर आपकी जो गाड़ी की पार्ट्स हैं वो इम्पोर्ट होते हैं, वो ज्यादातर जो चीजें हैं वो आपके रॉ मटेरियल जो है वो डॉलर में है, डॉलर की प्राइस आपके सामने डबल से ज्यादा हो गई है। तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो करेंसी का है और टैक्सेस का है उसके ऊपर है। अगेन इस केस में मैं और आप एज अ कंज्यूमर बुरा कंपनी को कहते हैं, लेकिन खामोशी से अगर देखा जाए तो 40% पोर्शन तो गवर्नमेंट के पास चला जाता है उसका वैसे ही। यानी कि आप समझते 60% के अंदर उन्हें गाड़ी बनानी है, उस पर डॉलर का इम्पैक्ट भी है, तो ये रैशनलाइज कहलाएगा अगर आप जो कंपनी की साइड से जो बजट आ रहा है, यानी कि कंपनी की साइड पे जो 60% पैसे जा रहे हैं, उसके हिसाब से समझते हैं कि कंपनीज हमें ठीक प्रोडक्ट देती हैं? देखिए फॉर द वैल्यू जो भी बता, अगर 60% के लिहाज से देखें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं और आप जो है हम तो ये देखते हैं ना कि हमारी जेब से 100 रुपए गए हैं, तो हमें नहीं पता कि कंपनी 60 लेके जा रही है, सरकार 40 लेके जा रही है। हम कहते हैं कि जी हम कंपनी के शोरूम पे 100 रुपए देके आए हैं, तो इस चीज की वर्थ 100 रुपए नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ कि वो अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो 60 रुपए में अपनी प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, R&D भी कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं। बस और सुनील मेरे और साहब, आपसे आपका जो यही है क्लिप चाहिए था, जो क्योंकि जैसे ये सोशल मीडिया पे जाएगा, ट्विटर पे जाएगा, तो नीचे लोगों ने लिखना है कि आपने, या कम से कम मैंने लिफाफा ले लिया। हो सकता है कि आपको लोग छोड़ दें, क्योंकि पाक व्हील से लोग बड़ा फायदा लेते हैं। जी उस्मान नहीं साहब। सर, मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बड़ी क्लियर बात करता हूँ। मैं जो फैक्ट कह रहा हूँ वो लोग जाके गाड़ी की जिसको इनवॉइस मिलती है वो उसमें देख सकता है कि 25% जीएसटी विद होल्डिंग सीवीटी 1% तो डायरेक्टली है, तो उसकी इनवॉइस में लिखा हुआ है ना। जब जी आप किसी भी बिल्कुल। गाड़ी की इनवॉइस को पढ़ेंगे जो 1 करोड़ रुपए की आप कह रहे हैं, तो 25 लाख रुपए तो आपके सामने जीएसटी जा रहा होगा, जो सरकार में जाना है वो कंपनी को तो नहीं जा रहा। और इसके अलावा जो विद होल्डिंग है वो भी कंपनी को नहीं जा रहा, उसमें जो सीवीटी है वो भी कंपनी को नहीं जा रहा। कंपनी को वो जा रही जो गाड़ी की रिटेल प्राइस लिखी है। उस प्राइस में भी जब उसने पार्ट इंपोर्ट किए थे, तो जब वो सीकेडी आई थी तो 15% से 18% उसने कस्टम ड्यूटी पे की थी। तो 25 जमा 15 निकालने 40%, तो ये सीधा सीधा एक आम लेमैन भी हिसाब कर सकता है। बिल्कुल जी जी ठीक है। उस्मान। बिल्कुल। सुनील साहब, आपने अभी कहा, अब जिस तरह ये गुज़श्ता साल गुजरा है और आप ही के अदाद-ओ-शुमार हम पढ़ते रहते हैं, जिसके अंदर जो नई गाड़ियों की सेल है उसमें नुमाया कमी भी आई है, और कई जो बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी शिफ्ट भी बंद की कि प्रोडक्शंस नहीं वो कर पा रहे, कोई कई वजूहत होंगी। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि उन कंपनी की जो गाड़ियों की प्राइसेस हैं वो इतनी बढ़ चुकी हैं, एक आम मुतवसत तबके का जो बंदा है, जो तनख्वाहदार बंदा है, वो गाड़ी कैसे ख़रीदे? उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे? इस बजट्स के अंदर जो पुरानी गाड़ियाँ हैं या जो यूज़ गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतों का भी रद्द-ओ-बदल आएगा क्या? उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? सर आम आदमी के लिए देखिए सबसे बुरी न्यूज़ ये होती है कि गाड़ियां जिस तरह हम बात करते हैं महंगी होती हैं, डॉलर ऊपर जाता है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है, जो भी है गाड़ी महंगी हो गई। तो जब आम आदमी के रीच से बाहर होती है नई गाड़ी, तो वो जाता है यूज गाड़ी की तरफ। जी। फिर मार्केट डायनामिक्स है, सप्लाई डिमांड की स्टोरी है। जब सारे लोग यूज गाड़ी पे आते हैं तो यूज गाड़ी की प्राइसेस भी ऊपर चली जाती हैं। तो होता ये है कि जो आम आदमी है, व्हाइट कॉलर जॉब वाला, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो बेचारा उस मार्केट से आउट हो जाएगा। तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि जो बंदा लेट से को बड़ी गाड़ी खरीदना चाह रहा था, वो अब उसकी जेब में नहीं आएगी, वो छोटी लेगा। वो छोटी डिग्गी वाली लेना चाह रहा था, अब वो लेगा हैचबैक। जो हैचबैक लेना चाह रहा था वो लेगा मोटरसाइकिल, और जो बेचारा मोटरसाइकिल ले रहा था वो बेचारा साइकिल पे जाके लैंड करेगा। बिल्कुल तो ठीक है। इसके अंदर बैंकों की पॉलिसी का भी तो अमल दखल है ना, कि आप इतने परसेंट, पहले लोग लीज करा लेते थे छोटी गाड़ी, अब वो लीज वाला काम भी जो है वो अप्रोच से बाहर निकलता चला जा रहा है तबके के लिए, मुतवसत तबके जिसकी कि हम बात कर रहे हैं, जो गाड़ी खरीदने का ख्वाहिशमंद है। इस हवाले से भी कोई इंसेंटिव अगर हुकूमत देती तो शायद ये काम भी आसान हो जाता। सर उसमें दो, अगेन इट्स अ ट्विन एज सॉर्ड। पिछले साल जब ये बजट में, पिछली हम ऑटो पॉलिसी की बात करते हैं 2021 में जब आई थी, तो उसके बाद आपने सुना होगा कि बड़े आया था कि जी बैंक आसान किस्तों पे गाड़ियां भी देंगे, 10 लाख डाउन पेमेंट से गाड़ी भी मिल जाएगी। एग्जैक्टली 3 मंथ्स डाउन द रोड गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये तो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सपेंडिचर हो रहा है और ये हमारे रिक्वायरमेंट में नहीं है। तो फिर स्टेट बैंक ने रूल्स रीडिफाइन किए थे और फाइनेंसिंग की टोटल कैप लगा दी थी कि कोई भी बैंक 30 लाख से ज्यादा एक शख्स को कर्जा देगा ही नहीं गाड़ी की मद में। बेशक वो 10 गाड़ियां ले रहे हैं, एक टोटल जो एक्सपोजर होगा वो 3 मिलियन का है।
अब 3 मिलियन में तो आजकल कोई भी गाड़ी नहीं आ रही, तो बैंक से यही आप तो गाड़ी मसला लेने है। भी जाएंगे तो वो भी आपकी जेब में नहीं है। दूसरा जो इंटरेस्ट रेट है, काइबोर जो है वो 24% पे पहुंचा हुआ है, उसके ऊपर 3% वो अपना अगर स्प्रेड लेंगे तो 27% के ऊपर वैसे ही लोगों को समझ नहीं आएगी। तो दोनों तरफ से गरीब आदमी, आम आदमी जो है वो गाड़ी उसकी रीच से बाहर होती जा रही है। सुनील भाई साहब, हमने बड़े अरसे से सुना कि छोटी गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ जाएंगी जिससे आम आदमी गाड़ी खरीद लेगा। दुनिया भर में इसके तजुर्बात किए जा रहे हैं, इंडिया में किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी हर हुकूमत कहती है कि हम ऐसी गाड़ियां लोकल बनाएंगे या हम इंपोर्ट करेंगे, दोनों काम नहीं हुए। सर उसके लिए इलेक्ट्रिक पॉलिसी के बारे में मैं हमेशा से नाकिद रहा हूँ इस चीज का कि इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो हमारे यहाँ पे जिस तरह से इम्प्लीमेंट की जा रही है वैसे आएगी नहीं। देखिए इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन लग्जरी गाड़ियों के ऊपर जो कि आपको सड़कों में नजर आती हैं इलेक्ट्रिक, जो कि 4-4 करोड़ रुपए की हैं, उसके ऊपर बैठ के इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन नहीं आएगी। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक पॉलिसी आई उसका फायदा सिर्फ उमरा ने उठाया। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि वो पंजाबी जो कहते हैं ना, राज खान दिया मस्तियां ने। तो आप कोई घर देख लें एक अच्छे इलाके में, उसके ऊपर सोलर भी लगा होगा, उसके नीचे इलेक्ट्रिक गाड़ी भी खड़ी होगी। तो ये अमीरों के लिए चोंचला बन चुका है। एक आम आदमी जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एक कम किलोवाट आवर की जो बैटरी है उसके लिए भी और एक महंगी गाड़ी के लिए भी एक ही पॉलिसी है। तो गरीब आदमी के तो जेब में वो आ नहीं रही। अब इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन कैसे आएगी? 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जब तक इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आम आदमी तो गाड़ी उसकी नीड से बाहर है। मतलब मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि बाइक ही उनके लिए मिलियन के करीब आपके मुल्क में बाइक बिकती है और लाख सवा लाख इस दफा गाड़ियों की प्रोडक्शन है। तो मैसेज ने तो बाइक पे ट्रेवल करना है। अब उसमें इशू ये होता है कि इलेक्ट्रिक जब आप किसी भी नई चीज में जा रहे होते हैं, ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। अगर आज मैं और आप कहते हैं कि जी हमने इलेक्ट्रिक चीज लेनी है, कोई मोटरसाइकिल या वो लेनी है गाड़ी या 3 व्हीलर लेना है, तो उसके चार्जिंग स्टेशन नहीं है। जब चार्जिंग स्टेशन वाला उसके पास जाते हैं वो कहता है जी इतनी गाड़ी नहीं है, मैं कैसे बनाऊं? तो जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए कोई ऐसी पॉलिसी है कि लार्ज नंबर में लोग उस पर शिफ्ट करेंगे, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। ये 800 सीसी गाड़ियाँ जो हैं चाइना से इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इंपोर्ट करने के बाद लास्ट टाइम वज़ीर ख़जाना जो इस वक्त हैं इसहाक डार साहब, उस वक्त भी उन्होंने कही थी, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। सर देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ना हमें समझना पड़ेगा कि उसमें ना इंजन है नहीं हमारी अभी तक। सरकार के अंदर मजे की बात ये है कि आप गाड़ी रजिस्टर कराने जाए इलेक्ट्रिक तो उसके आगे सीसी लिखते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में इंजन है ही नहीं। उसकी मोटर की कैपेसिटी है और किलोवाट आवर्स में वो होती है। मैंने कई दफा ये बात की कि हम जब भी ऑटो पॉलिसी लाते हैं तो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे कस्टम ड्यूटी इतनी कर दो, ये कर दो, रिगार्डलेस ऑफ द किलोवाट आवर्स। और उसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी सड़कों पे जो लग्जरी महंगे ब्रांड की गाड़ियां हैं वो 800 के करीब लग्जरी गाड़ियां आ चुकी हैं इलेक्ट्रिक। और अगर आप देखें तो एक या दो होंगी जो कि लो टियर में आई हैं, गिन के आप उंगलियों में गिन सकते हैं वो गाड़ियां। रीजन ये है कि आपने पॉलिसी को सही तरीके से कार्व आउट नहीं किया। आप चाहते ये थे कि लोग अवाम जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जाए। हुआ ये कि अवाम की तो जेब में नहीं आई, खवास जो है उन्होंने उस पॉलिसी का फायदा उठा लिया। आप एक सर्टेन किलोवाट आवर की बैटरी रखेंगे जी, 50 किलोवाट आवर से नीचे वाली जो गाड़ी है ना, जो कि एक शहर में चलने की रेंज वाली गाड़ी जो 100-150 किलोमीटर चलती है चार्जिंग पे, वो ड्यूटी काम फ्री है। और ऊपर वाला जो है अमीर आदमी उससे ड्यूटी ज्यादा लेके उसको क्रॉस सब्सिडाइज करें तब तो काम चल सकता है, वरना नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि गाड़ियों में कमी की कोई खुशखबरी नहीं है आवाम के लिए। नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल। खुशखबरी ये है कि मतलब कहते हैं ना कि जी मुश्किलें इतनी बड़ी आसान होगी कि आप ये खुश कर रखें कि मजीद कोई टैक्स नहीं लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सनील सरफराज अहमद साहब, आपने पुराना वक्त दिया। फवाद अहमद साहब, क्या लगता है आपको कि इस पूरे बजट को अगर आप देखें, कुछ अच्छी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, कुछ लगता है ये कि वही रूटीन की पॉलिसी है, जैसे आखिरी बजट था वैसा ही बजट है? देखिए मलिक साहब, मैं अगर इसके ऊपर सुबह से ज़ाहिर है कि ट्रांसमिशन भी थी, बजट की तकरीर भी सुनी, बहुत से खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि सियासत के लिए रियासत को कुर्बान ना कर दिया जाए, सब्सिडीज़ की भरमार ना कर दी जाए, वो तमाम चीज़ें जो IMF प्रोग्राम में जाने के लिए पाकिस्तान को मुश्किल की तरफ ना धकेलें, उसका सबब ना बन सकें, उसकी तरफ हम चले जाएं। तो ये एक बड़ा गहरा ख्याल था। बजट से पहले खदशात थे, बजट से पहले ये भी कहा गया कि फ़ौरन मिनी बजट आएगा, फाइनेंशियल बिल आएंगे, ऐसे एक्ट आएंगे कि जिसके ज़रिए नए टैक्सेस लगाए जाएंगे या नए तरीके से चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो इसहाक डार साहब ने अपनी तकरीर के अंदर भी कहा, उन्होंने कहा कि एक मुतवाज़ी बजट पेश कर रहा हूँ, एक मुतवाज़न बजट पेश कर रहा हूँ और एक ऐसा बजट पेश कर रहा हूँ कि जो किसी की जेब पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा। ये ज़रूर है कि इसमें सुपर टैक्स के नाम पे नए टैक्सेस लगे हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों के लिए हैं जिन्हें साहिब सरवत इसहाक डार साहब ने अपनी ज़बान में कहा, और महसूस ही होता है ड्राफ्ट देखने के बाद कि वाकई वो साहिब सरवत अफराद के ऊपर हैं। लेकिन अगर आप बजट को देखें,
मैं 2-3 माशी माहिरीन का तस्करा भी करता हूँ। शब्बर जदी साहब नाकिद रहे हैं इस हुकूमत के, उनसे भी बात हुई, प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। अशफाक तोला साहब तो भी कुछ देर पहले आपके साथ मौजूद थे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद थे। फ़ारूक सलीम साहब से हमारी बात हुई। ये तमाम वो लोग हैं कि जिनसे बजट आने के बाद जो है वो हमारी कुछ गुफ्तगू हुई। तो उस सारी गुफ्तगू के नतीजे में जो बात मुझे समझ में आई, ज़ाहिर है कि हम कोई माशी माहिर नहीं है। हम लोगों से जो माहिरीन हैं उनसे गुफ्तगू के बाद ही एक सहाफ़ी की हैसियत से कोई नतीजा अख़ज़ कर पाते हैं। और शायद जो है वो किसी दूसरे सहाफ़ी के मुकाबले में हमारी अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ना हो मईशत के हवाले से, क्योंकि ये कोई मखसूस हमारी बीट नहीं है। लेकिन जो चीज़ हमें समझ में आई वो ये थी कि रियासत को अपनी सियासत के लिए कुर्बान नहीं किया गया। IMF प्रोग्राम के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो पोस्ट बजट जो काबीना के इजलास से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने कहा कि IMF का हमें जो है वो प्रोग्राम मिल जाएगा और 9th रिव्यू हमारा 9th और 10th क्लब कर दिए गए, दोनों कामयाब हो जाएंगे। तो बजट के अंदर हमें लगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने काबीना की ब्रीफिंग में बात कही थी वो दुरुस्त है। IMF को नाराज़ करने वाली कोई ऐसी बड़ी बड़ी वायलेशंस नहीं है, वरना पाकिस्तान के अंदर सब्सिडी देना, किसी को 100 यूनिट फ्री कर दें, किसी को 200 यूनिट फ्री कर दें, किसी को गैस के ऊपर सब्सिडी दें। IMF को प्रॉब्लम भी यही है। अगर आप IMF की सरबराह की गुफ्तगू सुने तो उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान में इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान गरीबों को सब्सिडी दे, हमें प्रॉब्लम ये है कि आप अशराफिया को भी सब्सिडी दें, यानी कि लैंड गुजर वाले के लिए भी सब्सिडी हो। एक 200 गज जो 2000 गज के ऊपर बना हुआ मकान या 4 कनाल वाला जो मकान आप लोगों के पंजाब के हिसाब से है उसके लिए भी सब्सिडी हो, और एक जो है वो 2 मरले के मकान के ऊपर भी उतनी ही सब्सिडी हो। तो उन तमाम चीज़ों को तफरीक को माशरे से कुछ इस तरीके से ख़त्म किया जाए कि अमीर को टैक्स देना पड़े और गरीब को जो है वो सब्सिडी मिले। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए जो सब्सिडी का एक टारगेट रखा गया है वो बहरहाल महसूस ही होता है कि टारगेटेड सब्सिडी का जो IMF का एक ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने IMF के साथ इंटैक्ट रहते हुए इस सारे मामले को किया। वरना एक चीज़ बिल्कुल अपनी बात को ख़त्म करूँगा, एक चीज़ पॉसिबल थी कि ये हुकूमत IMF प्रोग्राम के 9th और 10th रिव्यू को जो है वो बाईपास करती, एक ऐसा बजट पेश करती कि एक हाहाकार मचती बाहर, वाह वाह की एक सदाएँ बुलंद होती हैं और लोग कहते हैं कि वाह क्या काम किया हुकूमत ने जाते जाते, और किस तरीके से जो है वो हमें सब्सिडीज़ दी हैं। बिल्कुल वही बात की जो इमरान खान साहब ने जाते जाते पेट्रोल की कीमतें कम की थी। उसके बाद पाकिस्तान नवंबर तक किसी तरीके से मामलात को चलाता है, इलेक्शन हो जाते, इलेक्शन ये ज़ाहिर है कि हुकूमत जुलाई अगस्त के अंदर ख़त्म हो जाती, इसका मतलब इनके ऊपर जो तकलीफ और जो ज़ोर था वो ख़त्म हो जाता, और जो आने वाली हुकूमत थी यानी कि निगरान हुकूमत वो IMF से नेगोशिएशन के अंदर लगी रहती, और फिर पाकिस्तान खुदा न खास्ता इलेक्शन के बाद उसी सूरत हाल के अंदर होता कि जिस तरीके से इमरान खान साहब छोड़ कर गए थे। तो इख्तिताम यही होगा कि मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर माहिरीन से गुफ्तगू के बाद कि ये एक ऐसा बजट है कि जिसके अंदर IMF को नाराज़ भी नहीं किया गया और बहुत ज़्यादा शिकंजा कसा भी नहीं गया। वेरी शॉर्ट कमेंट उस्मान साहब, साफ़ियों और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड एक खुश करने की कोशिश है या वाकई, क्योंकि हेल्थ कार्ड तो ऑलरेडी देखिए ये जो साफ़ियों वाली जो बात है ये तो बहुत पहले शायद इसका फैसला हो चुका था, PFUJ जॉइंट एक्शन कमेटीज़, और ये ऐलान भी हो गया था, और ये गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में प्रायोरिटी भी दी गई थी कि जिनको अलग कार्ड बना के दिए भी गए थे, सेहत कार्ड वाले। ये बहुत अच्छा इकदाम है, और जो फ़नकारों के लिए भी पहले ऐसी मुराद का ऐलान किया जाता रहा है। लेकिन मलिक साहब मेरा जो खदशा जो है ना वो ये होता है कि बजट तो बड़ा अच्छा हम पेश कर देते हैं, हम उसकी कामयाबियों का भी ढंढोरा पीटते हैं कि जी बहुत अच्छा हमने, लेकिन हम देखते हैं कि अगले 2-3 दिन बाद मिनी बजट पेश हो रहे होते हैं, तो नए टैक्स फिर लग रहे होते हैं। तो इस बात का भी हमें देखना होगा कि जी कल या परसों फिर इसाकदार साहब आए और फिर कहेंगे जी ये नया काम हमने कर दिया। अगर IMF लड़ पड़ी ना किसी मौके पे तो ये एक बात का खदशा मौजूद है, और अभी IMF का रिएक्शन बाकी है कि वो इस बजट को किस तरीके से देखती है। अगर हम इस बात पर पुरुमीद है हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कि हमने तमाम शराइत उनकी पूरी कर दी है, आज उन्होंने आधा घंटा बात भी की उनकी MD से, अब देखना यह है कि वो इस पे कितने मुतमईन हैं, और अगर मुतमईन नहीं होते क्या चीज़ हम इसमें वापस लेते हैं, और इस बात का देखना पड़ेगा अगले 2 दिन में कोई ऐसी बुरी खबर बजट के हवाले से तो नहीं आने वाली। फवाद साहब आखिरी सवाल आपसे, सिक यूनिट क्या सोचा गया उसके बारे में, निजकारी? सर मैंने बहुत ज़्यादा इस हवाले से देखा नहीं, लेकिन ज़ाहिर है कि पावर सेक्टर में सबसे ज़्यादा सिक यूनिट मौजूद हैं, बाकी सेक्टर्स के अंदर भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। PIA की बात करें, रेलवे की बात करें, स्टील मिल की बात करें, लेकिन पावर सेक्टर के हवाले से कुछ पॉलिसीज हमें नजर आई हैं, क्योंकि ज़्यादा नुकसान जो हमारा तेज़ी से बढ़ने वाला अमाउंट है वो तो वही है कि जो इस बिजली की सूरत में जल रहा है कि जो हमें अगर 50 रुपये यूनिट दी गई है तो उसके ऊपर
जो है वो जिससे ख़रीदी गई है या जितनी ड्रॉप हो रही है वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो उसके हवाले से कानून साजी कह लें या उसके हवाले से इक़दाम का बजट के अंदर प्रपोजल तो मौजूद है, मैं लेकिन उसके ऊपर तफसील से थैंक यू वेरी मच। फवाद अहमद मोहम्मद उस्मान मसद मौजूद थे। नाज़रीन इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।